आगे बढ़ने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए, इसे आगे बढ़ाइए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आपको हर नया वीडियो आपको द्रुत गति से मिलता रहे। आइए आरंभ करते हैं। और एक बात, यह वीडियो थोड़ा लंबा है, इसलिए यदि आप जो है थोड़ा सा फास्ट करके देखना चाहते हैं तो आप 1.5 पे देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा नहीं, ये बेसिकली प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस की बात होने वाली है भाजपा के आईटी सेल के लिए। इसमें मैं लगभग 12 बिंदुओं में जो समस्याएं मुझे दिखी हैं पूरे कैंपेन के टाइम में या 2019 के बाद से अभी तक, उस पे, हालांकि मैंने एक वीडियो पहले भी इस पे बनाया था, लेकिन वो उस वीक या महीने के इवेंट को लेकर के था कि उसकी स्ट्रैटेजी कैसे हो सकती थी। और मुझे जो फीडबैक मिले कि वो वीडियो देखा गया बहुत जगह पे, क्योंकि उसमें केवल समस्या नहीं थी, समाधान भी थे। तो 11-12 समस्याएं हैं, उसके बाद 9 बिंदुओं में समाधान की बातें हैं और 5 ऐसे बिंदु हैं जो प्राइम मिनिस्टर के उनकी जो आईटी टीम है उनको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसके लिए सुझाव हैं। फिर आप कहेंगे कि अजीत जी, आप एक तरफ जो है ट्विटर पे क्लेम कर रहे हैं कि भाजपा जो है आपके साथ है और भाजपा ये एफआईआर जो हुआ है कर्नाटक में मेरे ऊपर, तो उसको लेकर के एचएमओ, पीएमओ और अन्य जगहों से फ़ोन आ रहे हैं समर्थन में, फिर भी आप ये क्यों कर रहे हैं? उसका उत्तर यह है कि ये जो आलोचना है यह मेरी तरफ से इस विचारधारा या पार्टी के लिए सहयोग है। यदि सारे ही लोग यस मैन बन के रह जाएंगे, और ऐसा तो है नहीं कि मैंने पहले आलोचनाएं नहीं की हैं, उसके बाद भी यदि पार्टी के लोग और हाईएस्ट टॉप से जो है मेरे समर्थन में खड़े हैं, तो संभव है कि उन्हें मेरी सकारात्मक आलोचनाएं भी उतनी ही इफेक्टिव लगती हैं जितना कि मेरा अन्य काम है, जो पार्टी या उनके विचारधारा को लेकर या उनके विकास कार्यों को लेकर या फिर नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट को लेकर जो पॉजिटिवली हम उनकी बातों को जहाँ पे रखना होता है रखते हैं। इसी कारण से एक तरह से आप कह सकते हैं कि अजीत जी, आप भी, मतलब एक तो वो लोग पतित हैं जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, और एक आप पतित हैं कि आप लगे हुए हैं। दोनों जो है कि तुम अगर अपना निकृष्टता का भाव नहीं छोड़ोगे तो हम भी जो है अपनी सहयोग का भाव नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है, अपनी अपनी प्रकृति होती है और उसी हिसाब से लोग चलते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैंने, हालांकि ये वीडियो 3-4 दिन पहले मैंने प्लान किया था और बीच में फिर संडे हो गया और थोड़ा सा इधर उधर जो है मेरा रूटीन हो गया, इसलिए ये वीडियो आ जा रहा है। तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम्स के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि किसी भी आईटी सेल को या जो भी डिजिटल कैंपेन्स डिज़ाइन करते हैं, उनको कभी भी एक व्यक्ति या संस्था जो उनके नियंत्रण में नहीं है उसके ऊपर कभी भी आंख मूंद करके फेंक नहीं देना चाहिए अपना काम, कि यार वो आएगा अपने कंधे पे वो जुआ डालेगा और बैल जो है वो खींच करके निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है उनका जॉब अलग है, आपका जॉब प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट सिस्टम का है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी कहीं पे बोल रहे हैं, रैली में बोल रहे हैं या उनके जो कार्य हैं उन्हीं को केवल पुश किया जाए। नहीं, दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं। आप अलग हैं, आपका काम बिल्कुल ही अलग है, इस बात को रिकॉग्नाइज कीजिए। प्रधानमंत्री भी हैं और पार्टी के सबसे बड़े नेता भी हैं। उनका इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना, और वो भी पूरे 5 साल, बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि उनके एक एक शब्दों की स्क्रूटनी होती है। तो ऐसे समय में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपनी बात उसी तरह से नहीं रख सकते हैं, ऐसे समय में आपको उनका प्रतिनिधित्व करते हुए या एक पूरक के तौर पे आपको उनकी बातों को आगे बढ़ाना होगा। आप रीट्वीट, रीपोस्ट, इसके मोह जाल से निकलिए, इससे आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। नेचर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज चेंजिंग एवरी सिंगल डे। हर दिन अलग तरह की चीज़ें हो जाती हैं। आपने एक उदाहरण देखा होगा कि बीच चुनाव में अमित शाह का वीडियो जानबूझ करके क्लिप करके डाला गया
और उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता है। दूसरा बिंदु जो मुझे लगता है कि इस बार जो समस्या रही आईटी सेल के लिए, वो ये है कि आपके पास कोई अपनी योजना नहीं थी। आपने थर्ड पार्टी एजेंसियों पे उस पे अत्यधिक रिलाई किया है कि उनको हम बोल देंगे, वो हम मतलब आप उनके क्लाइंट हो गए और उन्होंने अपने हिसाब से डिज़ाइन कर दिया और सतही विज्ञापन, सतही कैंपेन सॉन्ग जो कैची नहीं है, किसी के होठ पे नहीं चढ़ा, इस तरह से किया गया। एजेंसीज पे रिलाय आप तब कीजिए जब आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में वो कार्य नहीं है जो एजेंसी कर सकती है। और फिर किस तरह की एजेंसीज पे आपने रिलाई किया। आपको कर्नाटक चुनाव में आप जो लहूलुहान हुए, ब्लडी नोज के साथ आप वापस आए, आपको तो तभी संभल जाना चाहिए था। लेकिन आपने जिन एजेंसियों को कार्य दिया है इस बार का, और जो हमें दिखा वो मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, उसे आप भाजपा के पहले के कार्य और भाजपा आईटी सेल के ही पहले के कार्य यदि हम देखें तो भूमि और आकाश का अंतर है। आप किस तरह से लीड करते थे नैरेटिव को, और अभी जो है आपने एक कैरिकेचर, और कैरिकेचर भी होता है हास्य का भाव कम से कम उत्पन्न करता है। आपने नहीं, हास्य का भाव उसमें केवल यही था कि आप जो है एक प्रेवलेंट थॉट प्रोसेस है कि इंडिया अलायंस जो है 26 लोगों का समूह है, और उसमें आपने सारे को जोकर की तरह दिखाया और इट डिडंट वर्क आउट दैट वेल। और बढ़िया से एक कोहेसिव जो कैंपेन डिज़ाइन किया जाता है जिसके एक एक शब्द ऐसे कैंपेन्स के वो बहुत ही अधिक स्पष्टता से और एक गूढ़ार्थ, मतलब दो भाव लेकर चलने चाहिए। सतह पे भले ही वो हास्य उत्पन्न करे, लेकिन वो दूसरे लेयर्स पे बहुत ही मारक होता है। जो भी कैंपेन इस तरह के डिज़ाइन किए जाते हैं, जब आप आक्षेप कर रहे हैं अपने विरोधियों के ऊपर, वो नहीं दिखा उसमें। चाहे वो आप स्वयंवर वाला आपने किया या फिर अन्य पूरा का पूरा आपने जो इंडिया अलायंस को लेकर के एक पूरा कैंपेन चलाया, उसके अलावा आपका दूसरा कैंपेन तो दिखा भी नहीं सोशल मीडिया पे। तो ओवर रिलायंस ऑन अदर एजेंसी, डोंट डू इट। आप या तो, क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है, आईटी सेल का कार्य समानांतर चलता रहता है। जैसे गवर्नमेंट आपकी एक जगह पे चल रही, उसी तरह आपको ये चलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि नैरेटिव वॉरफेयर जो है वो 4 महीने का काम है नहीं। तो आप क्यों नहीं ऐसे लोगों को खुद ही, मतलब टैलेंट हंटिंग करके आप ऐसे लोगों को एम्प्लॉय कीजिए जो आपके लिए ढंग का काम कर सकें, या फिर वैसी एजेंसीज को काम दीजिए जिसके साथ आपके अच्छे संबंध पहले के हैं, जिन्होंने आपके लिए ढंग का कार्य किया है। कई बार हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल का ईगो हो जिसके कारण से आप दूसरे एजेंसी को, या पहले हो सकता है मनमुटाव रहा हो, उसको त्यागिए और यह देखिए कि लार्जर पिक्चर क्या है और हम कहाँ और कैसे आगे बढ़ सकते हैं इनको साथ लेकर के। तीसरी चीज़ जो है वो यह है कि औसत सामग्री को आपने कुछ इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से उसको पुश करने की चेष्टा की। औसत मीडियोक्रिटी को आपने एपिक लिख करके पुश करने की चेष्टा की, और मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत अच्छे से आगे चला। अभी क्या है, चाहे ट्विटर का एल्गोरिदम है या फेसबुक का या यूट्यूब का, जिसका भी जो भी आप लेना चाहे, या इंस्टाग्राम का, सबका टारगेट ऑडियंस अलग है, सब पर अलग तरह से कंटेंट डिज़ाइन किया जाता है। और आप ये टारगेटेड कंटेंट आपने मीडियोक्रिटी को पुश किया है, उस पर आपने कुछ लोगों को पकड़ा और उनके माध्यम से जो है आपने लगातार इन बातों को पुश किया, जो मुझे लगता है कि औसत भी कहना, मुझे लगता है औसत शब्द के साथ जो है अन्याय हो जाएगा। ये मत कीजिए। यदि आप इन्फ्लुएंसर्स को इंगेज भी कर रहे हैं, जिनको आपको लगता है कि इनका 2 लाख फॉलोअर है, 1.5 लाख है, 10,000 है, 50,000 जो भी है, अब मौलिकता उसमें इम्पॉर्टेंट विषय वस्तु होती है कि आप उनको तैयार किया हुआ कंटेंट मत दीजिए। उनको बोले कि आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे यू आर पेइंग देम।
आप उनको विषय दीजिए, और उनको आपने पकड़ा भी हो तो केवल नंबर देख के तो नहीं पकड़ा होगा ना, आपने उनको पकड़ा होगा तो वो किस तरह का लिखते हैं, क्या करते हैं, वो उस हिसाब से आपने पकड़ा हो। यदि आपने उन कारणों से नहीं पकड़ा, फिर तो आप मतलब आपकी टेक्निक ही गलत है। आपको उन्हीं लोगों को डिप्लॉय करना चाहिए जो लोग स्वयं लिख सकते हैं, जिनका कुछ अगर एक बेस है भी फॉलोअर्स का, तो वो इस कारण से है कि वो पॉलिटिकली बातें लिखते हैं। ये नहीं कि आप जो है ये क्या है तो ये व्लॉग्स बनाते हैं, अरे इसका तो यार 3 लाख फॉलोअर्स है, इसको बोल देते हैं भाजपा के बारे में। इम्पैक्ट क्या होगा ऐसे लोगों को पकड़ने से? जो आदमी देख रहा है ठेले पे चाट कैसे बनती है, उसको आप बोल रहे हो कि आज लिख दो यार मोदी जी ने गजब ढा दिया। इट डजंट वर्क आउट दैट वे। तो पिन पॉइंटेड एक तो कंटेंट स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, उस पर भी मैं आगे बात करूंगा। लेकिन मीडियोक्रिटी को कि आपने एक ही तरह का लिख करके दे दिया उनको, अब आपने चैट जीपीटी का सहारा लिया या जो भी सहारा लिया, वो काम नहीं करता है उस हिसाब से, और उसका आपको रिजल्ट दिख गया। चौथा जो है वो ये है कि आपने इस पूरे चुनाव के दौरान और 2019 के बाद से ही आपका पूरा का पूरा अप्रोच, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये अप्रोच और भी प्रोनाउंस्ड हो जाता है कि आपने पैसिव और प्रतिक्रियावादी अप्रोच लिया। आपको होना चाहिए था प्रोएक्टिव, और उनको अपनी पिच पर बुलाकर खिलाना चाहिए था। आप क्या करते रहे कि उधर से जो है वो नरेंद्र मोदी की छाया अडानी बना रहा है, तो आपने राहुल गांधी की छाया गधा बना दिया। वो गधा बन के भी यदि 55 से 99 पे चला गया तो मुझे लगता है कि उसके लिए सफलता है, और इसीलिए वो सेलिब्रेट करता हुआ नाच रहा है। और आप कहाँ आ गए उसी कारण से। यह आकलन आपको करना होगा कि हमें फ्रंट फुट पे जैसे आप पहले खेला करते थे, उसी तरह से आपको प्रोएक्टिव अप्रोच लेना होगा। और आप रो नहीं सकते इस गेम में, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं। और आपको यदि कोई ट्रोल कर रहा है तो कंप्लीटली उनको अवॉइड कीजिए, और वो जिस विषय पे ट्रोल कर रहे हैं उस विषय पर तो बिल्कुल मत बोलिए। आपको संविधान पे ट्रोल किया गया, प्रधानमंत्री जी माथा लगाते हुए आ गए और उसका कवर फोटो भी डाल दिया। कितनी बैड पीआर स्ट्रेटजी है ये। और वो लिख रहे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वो अग्निवीर पे हो हल्ला कर रहे हैं और कल से घूम रहा है अग्निवीर के बारे में समीक्षा होने वाली ही, ये सब होने वाला है। उन्होंने किसान आंदोलन पे हल्ला किया, आपसे किसान वाले जो रिफॉर्म बिल्स थे वो वापस करवा लिए। आप देखिए कि प्रोएक्टिव कौन है और एक्टिवली अपने एजेंडा को परसू कौन कर रहा है, और आप उसमें केवल और केवल रिएक्शनरी एटीट्यूड लेकर के चलते जा रहे हैं। आई डोंट थिंक दैट इज हेल्पिंग यू आउट इन एनी वे। आप अपने ही समर्थकों में यू हैव बिकम बट ऑफ ऑल जोक्स। तो वो मत कीजिए, एक्टिव होइए, हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग स्ट्रेटजी बनाकर एक्टिव होइए, और लोगों को खोजिए जो लिख और बोल सकते हैं। ऐसे लोगों को इंगेज कीजिए आप, जिसमें मैं नहीं हूं, मुझे इंगेज मत कीजिए। पांचवा जो है वो यही है कि आप एक चेहरे पे अत्यधिक आपका डिपेंडेंस था, अत्यधिक निर्भर हो गए आप, और आपके अटैक्स में कोई भी रचनात्मकता नहीं थी, क्रिएटिविटी ज़ीरो था इस बार। और फिर वही बात मुझे लगता है ये उसी पॉइंट से संबद्ध है कि आप अगर ढंग की एजेंसियों को इसमें एम्प्लॉय करते या ढंग के लोगों को यदि आपने रखा होता तो संभवतः आपको कंटेंट भी उसी स्तर के मिलते। लेकिन आपने औसत लोगों की संस्थाओं को पैसे दिए, औसत लोगों को पैसे दिए, इस कारण से आपके पूरे कैंपेन का लेवल जो है कभी यहाँ पे हुआ करता था वो नीचे में रेंगता हुआ दिखा, और आपका पूरा कैंपेन केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नाचता हुआ दिखा, जिससे एक आप कह सकते हैं कि लीडरशिप फटीग भी डेवलप होती है कि एक आदमी को देख देख कर बोरियत आ जाती है, चाहे वो व्यक्ति कितना ही बढ़िया कार्य क्यों न कर रहा हो। लोगों को लगने लगता है कि आप जो है ओवर कर रहे हैं, और आप ओवर कर भी रहे हैं।
अब मुझे पता नहीं कि भाजपा के सारे नेताओं के कंटेंट टीम की कोई स्ट्रैटेजी है, आईटी सेल उसको जो है मतलब जोड़ करके रखता है, कैसे एडवाइस दिया जाता है, कहाँ से आता है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। लेकिन मेरी जो राय है इसमें, मतलब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो यही है कि आप लोगों में समन्वय किस बात में दिखता है पता है? कि अरे मोदी जी का रिपोस्ट करना है, मोदी जी ने जो भी बोला। तो हर एक नेता की अपनी रीच डेड हो गई है। क्यों? क्योंकि हर एक नेता केवल और केवल मोदी जी ने ये बोला, मोदी जी ने वो बोला, अमित शाह तो 10% पे आ जाते हैं, 10 या 20% पे। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है ये एक व्यक्ति पे आपका अत्यधिक केंद्रित होना, वो उसी तरह का काम कर रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास को धूप में रख के नीचे में आप जो पेपर रख देते हैं, तो पेपर आपकी कैंपेन स्ट्रेटजी है, और वो जो पिन पॉइंटेड है ना, वो बिंदु वो नरेंद्र मोदी हैं, और उससे आपने अपनी पूरी कैंपेन स्ट्रेटजी में आग लगा ली है। क्योंकि डिजिटल कैंपेन का कार्य ही होता है कितना हम इसको प्रचारित कर सकते हैं और प्रसारित कर सकते हैं, कितने अधिक एरिया को हम कवर कर सकते हैं, कितना रीच। और एक ही व्यक्ति को यदि आप लगातार रीपोस्ट करते रहेंगे, आप में अपनी मौलिकता कुछ भी नहीं है, तो आपकी रीच डेड होनी तय है। इसके लिए आपको केवल ट्विटर पे होना पड़ेगा। ये समझने के लिए आपको कोई सर्वे और इसकी आवश्यकता नहीं। आप जाकर के देख लीजिए, आपके नेताओं के फॉलोअर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इस टाइप से हैं, और उनके रीट्वीट जो है 20-25 पोस्ट का व्यूज जो है वो 3000, 12000 ऐसे आते हैं। तो इस पे जो है आप लोगों को एक साथ बैठ करके मुझे लगता है कार्य करने की आवश्यकता है। छठा है कि आपने विपक्ष के इस पर्टिकुलर योजना को कि झूठ बोलो, बोलते रहो और अंततः वह सत्य मान लिया जाएगा, जो गोएबल्स की थ्योरी है, उसके डिप्लॉयमेंट को आपने बहुत ही लाइटली लिया। और इसका अपराधी केवल आप नहीं हैं, हमारे जैसे लोग भी हैं। हमें भी लगा कि यार इससे क्या होगा, ये तो रैलियों में खाली बोल रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि न केवल झूठ बोला और हर रैली में रिपीट किया, बल्कि वो नीचे ग्राउंड पे भी वो बांटते रहे पन्ने, चाहे आरक्षण के हो या गारंटी के हो। इस तरह का कार्य उन्होंने लगातार किया, और हमारा काउंटर जो है इसको लेकर के बिल्कुल ही इनएफेक्टिव था। हम इस प्रपंच को काटने के लिए हम फैक्ट लेकर के नहीं आए, और फैक्ट भी प्रपंच यदि इतना है तो फैक्ट हमें इतना बम्बार्डमेंट करना चाहिए था। हमने क्या किया, फैक्ट उसके प्रपंच को काउंटर करने के लिए रिडिक्यूल का सहारा लिया। और रिडिक्यूल राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो आप 10 वर्षों से ले रहे हैं। यहाँ पे राहुल गांधी ने गेन किया है, बहुत अधिक गेन किया है, जो मैं बार बार कई वीडियो में ट्रिपल लेयर स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। रैली में बोलना, फिजिकल कॉपीज आपने जो बोला उसका बांटना वल्नरेबल सेक्शंस के बीच, और तीसरा यूट्यूब और सोशल मीडिया पे इस बात को लगातार पुश करवाना बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स के माध्यम से। इस 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी को न तो आप आइडेंटिफाई कर पाए, मैं यदि पहचान नहीं पाया तो उसमें मेरी बहुत अधिक समस्या नहीं है, क्योंकि मैं जो है यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं अपने स्टूडियो में हूँ। आपके पास पार्टी के कार्यकर्ता है, आपके पास हर स्टेट का आईटी सेल है, ज़िले के स्तर पे इस तरह के काम करने वाले लोग हैं। तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, और उसको, ये भी हमारा एक पॉइंट है। अब पिछले ही बिंदु से जुड़ा हुआ 7वां जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, 7वीं समस्या आप लोग में मुझे जो दिखी वो ये है कि आपका ज़ीरो लिंक या सपोर्ट दिखा ग्राउंड से। ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता वो एक अलग सतह पे कार्य कर रहे थे, और डिजिटल जो आपका आईटी सेल था वो एक अलग सतह पे पैरेलली कार्य कर रहा था। बीच में कोई लिंकेज कहीं पे भी नहीं दिखा। और जब मैं ये कह रहा हूँ
कि यदि आप स्वतंत्र और समानांतर सतहों की तरह कार्य करेंगे तो सामंजस्य नहीं दिखता है। वही सामंजस्य, वही समन्वय, वही समेकता जो हमें दिखना चाहिए था, यदि आप ग्राउंड के लोग जो हैं उनसे सपोर्ट लेते हुए, उनसे बात करते हुए अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते और आप जो डिज़ाइन करते वो नीचे तक जाता, तो संभवतः आप उत्तर प्रदेश में जो डेंट तो वो है नहीं, वो डेंट नहीं, वो फाड़ दिया गया है। मतलब एक होता है कार में धक्का लगना, स्क्रैच और डेंट लगना, नहीं, आप हेड ऑन कॉलिजन का शिकार हुए हैं। और आपकी गाड़ी जो पहले इम्पाला थी ना, वो मारुति 800 भी नहीं, वो महिंद्रा का रेवा एक नहीं आता गोल्फ कार्ट, वो बना दिया गया है। इस बात को सीरियसली आप लीजिए कि ऐसा क्यों हुआ है। एक और समस्या जो 8वीं समस्या है कि आपको विपक्ष की कंटेंट स्ट्रेटजी की हवा भी नहीं लगी। हालांकि वो एक पैटर्न पे ही कार्य कर रहे थे, फिर भी यू आर नॉट एबल टू स्मेल इट। आप समझ नहीं पाए कि वो क्या कर रहा है। आप कभी बैठे भी नहीं संभवतः इस बात को लेकर। आपने संभवतः उसको प्रॉब्लम ही नहीं समझा कि विपक्ष अचानक से इतना एग्रेसिव क्यों हो गया है, वो इतने इफेक्टिवली कैसे कार्य कर रहा है। आपने उस बात को समझा नहीं संभवतः, इसलिए आपकी कोई स्ट्रेटजी जो है वो बनती हुई दिखी नहीं। ऐसे में एक अच्छा जो दल होता है वो यह करता है कि अपना कोई न कोई मूल प्लांट करता है विपक्ष में, किसी अपने व्यक्ति को वहाँ पे बिठा के रखता है। यदि आज के समय में वह संभव नहीं है तो कम से कम दोस्ती यारी इस टाइप से करके आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेने की चेष्टा तो करनी चाहिए थी, और वो आपने नहीं किया। वो हमें दिखा कि आप हर सुबह उठ कर के भौचक्के रह जाते थे कि आज अब कैसे जवाब दें, और जब तक आपने जवाब सोचा तब तक आप पर दूसरे तरह का आक्रमण हो चुका होता था। तो विपक्ष की स्ट्रेटजी को समझने के लिए या तो आपके पास ऐसे मस्तिष्क वाले लोग होने चाहिए कि वो एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लें कि ये कर क्या रहा है, और उस पर के अभी देखिए कि आपको कितने अच्छे से कांग्रेस फेंक रही, इधर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो आजकल देखिए क्या शेयर कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं वाला, जो उन्होंने पहले भी शेयर किया था। वो भी जानते हैं ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। वो केवल आपको बहला रहे हैं ऐसे कंटेंट से, बैकग्राउंड में वो कुछ और प्लानिंग जो है लगातार कर रहे होंगे। कल ही की यदि मैं बात कर लूँ, मिड डे में कैसे छप जाता है ईवीएम का ओटीपी और पासवर्ड है। आपको लगता है ऐसे ही एक रिपोर्टर ये रिपोर्ट लेकर के आता है, वो डेस्क पे भेजता है, एडिटर उसको एडिट करता है, सब एडिटर जो होते हैं, और बिना उस पेज के एडिटर के गाइडेंस के वो चला जाएगा एज इट इज़। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऐसे रिपोर्टर मतलब एक लेयर पे यहाँ पे गलती नहीं हुई है, कई लेयर पे हुए, तो कई लेयर पे गलतियाँ ऐसे नहीं होती हैं। वो कुछ उसमें कैश काइंड कुछ इन्वॉल्व होता है उसमें। अखबार में इतना बड़ा वो छापा गया कि ओटीपी जिससे खुलता था ईवीएम, उसका प्रयोग हुआ है वो एनडीए के प्रत्याशी के किसी संबंधी के द्वारा। उस पर राहुल गांधी लिख रहा है, कांग्रेस लिख रही है, कांग्रेस उसके बाद 26 सेकंड का वीडियो, ये देखिए ईवीएम में क्या समस्या फलाना, वो चला रही है। और आप क्या कर रहे हैं, आपका इलेक्शन कमीशन आता है एक स्पष्टीकरण लेके कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं होता है, ये तो गलत है। भाई वो पूरी दुनिया को पता है, हमारे पक्ष के लोगों को पता है। तुमने इस पे आगे क्या किया? तुमने जो फैला रहे हैं ये प्रपंच, आपने उस पर कोई कार्रवाई की, एफआईआर किया कहीं पे? मैंने तो जो प्रमोद कृष्णन ने बोला था वही बात पैराफ्रेज करके बोली राहुल गांधी के लिए, उस पर एफआईआर हो गया, और मेरे जैसे बहुत लोगों पे हुआ। इसी तरह भिखू महात्रे पे हुआ, बेफिटिंग फैक्ट्स पे हुआ, ऋषि बागरी को अभी हैदराबाद की तरफ से पुलिस की ओर से वो ट्वीट के लिए कुछ आया है, मेघ अपडेट्स है उसको पंजाब पुलिस की ओर से कुछ आया है। तो ये सारा हो रहा है, ये एक्चुअल में वो काउंटर कर रहे हैं जिनसे उन्हें समस्या है। आपका इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं किया, आपके होम मिनिस्ट्री ने
होम मिनिस्टर के ऊपर जो किया गया उस पर भी कुछ नहीं किया गया। वो आदमी बाहर आके घूम रहा है और वो लिख रहा है, वो स्वीकार कर रहा है कि यार हमने तो गजब का कैंपेन चलाया और उससे पक्का इनको डेंट तो हुआ भी है। और वो चुनाव समाप्ति से पहले पहले तक वो बाहर आ चुका था। आप सोचिए कि इस स्ट्रैटेजी में क्या क्या फ्लॉज हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे। और मिड डे वाले ने इतना बड़ा छाप करके इतना छोटा सा स्पष्टीकरण छापा है, क्लैरिफिकेशन, कि नहीं हमारे ते गलतियों के मुंह ते निकल गई और हो गया, उसके ऊपर कुछ नहीं। क्या महाराष्ट्र सरकार को और केंद्र सरकार को इसके रिपोर्टर, इसके सब एडिटर या कॉपी एडिटर जो भी हैं, और एडिटर, पेज एडिटर और मेन एडिटर, पब्लिशर, प्रिंटर, ये 6 लोगों के ऊपर, और जो मालिक हैं 7 लोग, इनके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। एंड दे मस्ट बी penalized and they have to pay it in kind। वो ये नहीं कि हम उतना ही बड़ा स्पष्टीकरण छाप, ना, वो डैमेज तो हो गया। सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने चला दिया अपने तरफ, वो आपको लगता है वो क्लैरिफिकेशन भी वो सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे? कांग्रेस करेगी क्या? राहुल गांधी करेगा शेयर? नहीं करेगा। उसने अपने वोटरों के मन में ये डाल दिया कि भाई ओटीपी से खुलता है, बताओ एनडीए वाले जो है ओटीपी लेकर के घूम रहे हैं, ये तो एक पकड़ में आया है, कई जगह पे पकड़ ही में नहीं आया, फिर भी हम लोग जो इतने अच्छे पोजीशन में हैं। उनके मन में डाउट्स क्रिएट किया जा रहा है, जबकि 41-42 बार ये लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में गए हैं ईवीएम को लेकर के, हर बार ये हारे। तो आपने उनकी स्ट्रैटेजी जानने के लिए क्या किया है, उसको स्टडी करके भी कुछ किया, उसमें आप जो है, मुझे नहीं लगता है कि आप। अब एक नवा बिंदु जो है वो ये है कि, और ये नवा बिंदु पिछले 2 दिनों में मेरा अगर देखा जाए, मेरे साथ जो हुआ, तो उस पर वो निरस्त हो जाता है। फिर भी चूँकि पीछे के रिकॉर्ड जो है वो जो मैं बोल रहा हूँ उसी तरह के हैं, इसलिए मैं बोलूँगा वो, कि कभी भी जो आपकी विचारधारा के लिए कार्य कर रहा है, वो जो आपकी विचारधारा के लिए सोशल मीडिया पे स्वर उठा रहा है, उसको अबैंडन मत कीजिए। अगर ऐसा भाव जा भी रहा है तो भी आपकी मैसेजिंग इस तरह की होनी चाहिए कि लोगों को लग जाए कि नहीं, अबैंडन नहीं किया गया है। मेरे साथ जो हुआ, मैं तो बहुत ही, मुझे लगता है, सौभाग्यशाली हूँ कि स्वतः ही मेरे जगने से पहले एफआईआर हुआ। उसके बारे में मुझे किसी ने बताया, यह भी बताया कि कर्नाटक भाजपा और तेजस्वी सूर्या की टीम जो है लीगली इस पर ऑलरेडी कार्य कर रही है, हम जो है इसको क्वाश करवाएंगे, हम जो है एंटिसिपेटरी बेल और तमाम तरह की चीज़ें जो है वो लेने के प्रयास में है। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मुझे मंत्रियों के फ़ोन आए, और मैं अब नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आप यह जान लीजिए कि एक प्लेजेंट सरप्राइज़ था कि भाजपा के बड़े से बड़े नेताओं से लेकर, प्रवक्ताओं से लेकर के छोटे से छोटे स्तर के कार्यकर्ता, और ये सब जिनके भी पास मेरा कांटेक्ट किसी भी तरह का होगा, ईमेल होगा, फ़ोन नंबर होगा, व्हाट्सएप होगा, जो भी होगा, उसके माध्यम से इन्होंने लगातार मेरी सहायता की है। तो यही स्पिरिट मुझे लगता है कि ये अभी तक एक प्रॉब्लम मुझे दिखी आईटी सेल में, कि कुछ अपने पर्सनल ईगो के कारण या जो भी हो, अनभिज्ञता के कारण, नहीं पता हो, हम सोशल मीडिया पे भी उनके सपोर्ट में जो है खड़े नहीं हो पाते हैं। ये मुझे लगता है कि हमें विशेषता आईटी सेल को, कि ठीक है आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको गाली भी दे रहा है, तो एक इंडिविजुअल दे रहा है, आप बहुत बड़ी संस्था है, आपको दिल पे नहीं लेना चाहिए। जो गाली भी दे भी रहा है ना, उसका मुख्य पर्पस क्या है? उसका मुख्य पर्पस ये है, यदि मैं आपको निकृष्ट कह रहा हूँ तो मेरे निकृष्ट कहने का लक्ष्य यह है कि आप अकर्मण्यता जो है उसको हटाओ, और जो तुम्हें काम मिला है उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाओ और अपने आप में सुधार लाओ। वो है, मुझे तुम्हारी जॉब नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग, मतलब जिस दिन भाजपा मतलब परिणाम आए उस दिन के बाद मेरे बारे में लोग लिखना, अजीत भारती फॉर द जॉब। नहीं, मुझे जॉब नहीं चाहिए, वो मैं वो कार्य के लिए नहीं बना हूँ। मैं आपको एक
थर्ड आई पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ बाहर से देख करके कि मुझे ये सारी समस्याएं लिखी। संभव है कि मैं पार्टी में होता, मुझे ये सब नहीं दिखता, क्योंकि मैं उसी ग्रुप का हिस्सा होता जो इस तरह की योजनाएं बनाते हैं और जो योजना चलती नहीं है, और हम अपने आप में भी त्रुटियां नहीं देख पाते। तो एक आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव जो है इसी कारण से मुझे लगता है कि वो अधिक इफेक्टिव हो जाता है। जो भी है, तो हमें एक दूसरे के साथ, ये मैं स्वयं को भी कह रहा हूँ, ऐसे समयों में जब विरोधी पक्ष किसी भी कारण से, चाहे उसकी डॉक्सिंग कर रहा है, उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाहर में ला रहा है, अटैक कर रहा है, ट्रोल आर्मी छोड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें एक इकट्ठा होकर, एकत्र होकर एकता के साथ जो है इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और वो पिछले 5 वर्षों में मिसिंग मुझे मतलब वो नहीं दिखा उस तरह से होता हुआ। 10वां जो है वो यह है कि कंटेंट चुराना बंद कीजिए लोगों का। उससे तात्पर्य यह है कि यदि मैंने, जैसे ध्रुव राठी ने डिक्टेटरशिप वाला बनाया, मैंने 90 सेकंड का रील बनाया और उसको फिर पता चला कि IT सेल के ग्रुप में डाला गया कि इसको जो है पुश किया जाए, अच्छी बात है। और रील बनाने से पैसे नहीं आते, इंस्टाग्राम भी पैसे नहीं देता, कोई पैसे नहीं देता, मतलब मुझे तो जितना ज्ञात है। अब रील में कोई ऐड आपको पुश करना है तो उसमें पैसे मिल जाए, बट रील के व्यूज से कोई पैसा आता नहीं कुछ खास। तो जब मैं जिस विचारधारा के लिए लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ, रील बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो वो कार्य तो मतलब वो एक तरह से नेकी कर दरिया में डाल, वही बात हो गई ना कि मैंने बना दिया, अब ये आपका, आप इसको ले जाओ, आगे बढ़ाओ, जो करना है करो। तो फिर आप इसमें मुझे इन्वॉल्व कर सकते थे। आप जो 540p का जो एक हेजी टाइप का डाउनलोड कर हमसे ले लेते, 200 MB का फाइल होता है 1.5 मिनट का, हम आपको दे देते, उन्हीं लोगों के माध्यम से दे देते। ये तो चलिए एक बात है, वो वीडियो, वो ही नहीं, कई वीडियो राम मंदिर को लेके, आडवाणी जी को लेके, नरेंद्र मोदी को लेकर के मैंने लगातार रील बनाया और रील ठीक ठाक चला है। मतलब जो नॉर्मल ट्वीट जितना काम नहीं करता उसका 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना अधिक तक वो कार्यकर्ता दिखा। तो वो कंटेंट चुरा करके एक तरह से, ठीक है, मैं तो हो सकता है कि लगा हुआ हूँ, मुझे लग रहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं या जब तक भाजपा अपने थोड़े बहुत सुधारों के साथ जिस तरह से चल रही है, अभी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, तब तक तो मैं निस्वार्थ भाव से कार्य अभी तक करता ही रहा हूँ। मैं आलोचना भी करता हूँ और कभी कभी मेरे शब्द जो है आपके लिए बहुत ही अधिक श्रवणीय तो नहीं होते हैं, तो ठीक है। इसके बावजूद, इसके साथ भी अंतिम गोल क्या है? वही है जो आपका है। तो फिर आप इसमें कम से कम मेरा नहीं, जिन और लोगों का कंटेंट आप उठा रहे हैं और उनको क्रेडिट तक नहीं देते, उनके लोगों तक को आप हेजी बना देते हैं, ब्लर कर देते हैं, उसके ऊपर एक बॉक्स मार देते हैं, तो वो किसी भी तरह से एथिकल नहीं है। कोई आपसे पैसा नहीं मांग रहा है, आप उनको खाली बोल दो ना कि हम आपका ये कंटेंट ले रहे हैं, वो उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को अपने से तोड़िए मत, हटाइए मत। ये आपके अनपेड वर्कर्स हैं एक तरह से, जो आपके लिए ही कार्य कर रहे हैं, तो उनको जोड़ करके चलने की आवश्यकता है। ना ही आप उनको रिकॉग्निशन देते हैं, ना क्रेडिट देते हैं, और पैसा तो भूल ही जाइए। पैसा यदि आपसे कोई लेता भी है, मैं टॉप से बोल रहा हूँ, कहीं से ये रिलीज हो रहा है, तो वो मैं जितने लोगों को जानता हूँ वहाँ तक तो नहीं पहुँच रहा है। ये आप आश्वस्त हो जाइए। तो जो भी ये दलाली बीच में कर रहे हैं, उनको जो है मिडिल मैन जो भी हैं, उनको बोलिए कि भाई हमें प्रूफ दिखाओ कि तुमने पैसा दिया है। ये आप कीजिए। 11वां जो प्रॉब्लम है वो ये है, आपका एक बहुत ही क्लिशेड एक फ्रेज आता है, वाई आर दे साइलेंट, बॉलीवुड इज साइलेंट, रवि इस पर क्यों नहीं बोल रहा है, जुबैर इस पर क्यों नहीं, क्यों बोलेगा? ये जो है ना, ये
बहुत अधिक इफेक्टिव टूल नहीं है, विशेषतः नैरेटिव के वार में। ये आपको मीक और सबमिसिव दिखाता है, ये आपको निकृष्ट और अकर्मण्य दिखाता है। ये यार किसी काम के नहीं, खाली रोते गाते रहते हैं, बस इनके वश का और कुछ भी नहीं है। ये स्ट्रेटजी आप अबैंडन कीजिए एज एन IT सेल, ये नहीं चलेगा। आप सामने वाले को जो नंगा खड़ा है, आप उसको निर्लज्ज बोल करके क्या कर लोगे भाई? वो 3 रुपया डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा करके भी वो बोल रहा है कि नहीं, हम गारंटी स्कीम हमें देनी थी, उसके लिए पैसा नहीं है तो हम जो है ये बढ़ाएंगे, हमें ज़रूरत है डेवलपमेंट वर्क्स को आगे। सिद्धारमैया ने बोला ना, वो इस तरह से अपने आप को डिफेंड करता है। राहुल गांधी का पुराना वीडियो है कि नहीं, इससे सबसे अधिक मार जो है गरीबों पे पड़ती है, फलाना ढिमका, वो सब बोल करके निकल जाता है। आप उसको काउंटर तक नहीं कर पाते हैं। आप वाई जी साइलेंट, भाई वो साइलेंट ही रहेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये मान करके चलिए। ये जो मेरा 12वां बिंदु है वो मूलतः 7वें बिंदु का ही एक एक्सटेंशन मान सकते हैं, या उनको जो समझ में नहीं आया होगा जिनको 7वां बिंदु, उसी का ये है कि आपका मीडियम भले ही डिजिटल है, लेकिन आपका कार्य जो है ना ऑल परवेसिव है, हर जगह पे वो दिखना चाहिए, उसका प्रभाव जो पड़ता है। आप ये मत मानिए कि डिजिटल का तात्पर्य होता है कि हम खाली टाइप करें, हम वीडियो बनाएं और मतलब रील बनाएं और इस तरह। डिजिटल का मतलब खाली प्लेटफॉर्म का प्रयोग या डिजिट्स ये नहीं होता है। डिजिटल एक माध्यम है। आपका मुख्य मतलब एम क्या है, उस बात को ध्यान में रखिए। मीडियम और जो लक्ष्य है, माध्यम और लक्ष्य में अंतर होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए ढेर सारे मीडियम होते हैं, उसमें से एक IT सेल का है। आपका इसी कारण कार्य जो है वो केवल कमरों में बैठ कर के स्ट्रेटेजाइज करना नहीं है, वो आपके कार्य का एक हिस्सा है। आपके कार्य के दूसरे हिस्से यह होना चाहिए कि क्या सही में BLOs बिक गए थे और भाजपा के लोगों का नाम काट काट करके पन्नों से हटाया। ये इन्फॉर्मेशन गैदर कौन करेगा? आपको करना होगा। रैलियां हो रही हैं तो उसके आगे पीछे पता करना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या पर्चे बांटे गए, वहाँ का भाव क्या है। तो आपको नरेंद्र मोदी की जहाँ पे रैली हो, उससे अधिक फोकस आपको अपने विरोधियों की रैली पे करना चाहिए था। ये होता है एक्टिव परसुअल, कि नहीं, मैं लगातार एक्टिवली परसू कर रहा हूँ उस चीज़ को, और विपक्ष जहाँ सोच नहीं सकती, हम विपक्ष जो आगे करने वाला है उससे पहले हम वहाँ जा कर के प्रोएक्टिवली हम मेरा काउंटर पहले से तैयार रहें। तो डिजिटल को केवल माध्यम में समेट करके मत रखिए। डिजिटल तक जो फीडर का काम करेंगे वो आपके ऑन ग्राउंड कार्यकर्ता होंगे। तो आप केवल जो केंद्रीय IT सेल है वो राज्य के IT सेल पर रिलाय ना करें। राज्य के कार्यकर्ताओं पे, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं पे भी आपको रिलाय करना पड़ेगा कि वहाँ से क्या आ रहा है। और जब तक आप वो नहीं करेंगे ना, तब तक आप संभवतः सतह पर ही घूमते रह जाएंगे। नीचे का, जिसको अंडर करंट बोल लीजिए, या फिर जो जनता के बीच जो बातें चल रही हैं और आपने एज्यूम कर रखा है कि नहीं यही बातें चल रही होंगी, तो उसको आप इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर पाएंगे। इस कारण से डिजिटल को केवल टाइपिंग, वीडियो बनाना, कंटेंट, ये सब पे मत कीजिए। आपको जो है लगातार दूसरे माध्यम से भी चलना पड़ेगा। जो फिजिकल उसके मतलब स्वरूप हैं उनको जोड़ना पड़ेगा, और उन सब को लेते हुए एक कंटेंट आपको डिजिटली प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये होता है। और 13वां जो है वो जो कंप्लीटली मिसिंग था, मतलब कि आपके नेताओं के सेम कंटेंट, या भाजपा के आप जा कर के देख लेंगे, ट्विटर पे भी वही है, इंस्टाग्राम पे भी वही पोस्टर चल रहा है। अब इंस्टाग्राम पे
टेक्स्ट जो है लिमिटेड होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है। ट्विटर की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है, फेसबुक की अलग होती है, यूट्यूब की अलग होती है। वो हमें नहीं दिखा इस बार। आप एक ही वही होता है ना कि किसी कंपनी को पैसा दिया और उसको बोल दिया कि यार थोड़ा कम ले लो यार, एक ही चला देना, क्या फ़र्क पड़ता है। इस टाइप के जब आप वो सब्जी खरीदने वाले बार्गेन्स करते हैं सीरियस लोगों से जो कंटेंट मेकिंग में है, तो फिर आपको इसी तरह का रिजल्ट मिलेगा। जबकि मैं तो कोई संस्था नहीं हूँ ना, कंपनी नहीं हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। मुझे यदि मान लीजिए कि वीके पांडियन के ऊपर करना था कार्य, तो मैं 3 लेयर पे करता हूँ, 3 या 4 लेयर पे करता हूँ। रील एक अलग बनाऊँगा जो सबसे इफ़ेक्टिव है इंस्टाग्राम के लिए और ट्विटर के लिए भी एक तरह से। पोस्ट मैं अलग लिखूँगा उसके बारे में। उसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा जो छोटे मतलब यूट्यूब पे ही अलग जगह पे या फेसबुक पे चले, और एक मैं लार्ज वीडियो बनाऊँगा जो मेरा अपना एक मोनोलॉग का स्टाइल है। तो मैं एक स्तर पे एक ही व्यक्ति के लिए 4-5 तरह के पोस्ट जो है वो क्रिएट करता हूँ। तो जब मैं ये स्ट्रेटजाइज कर सकता हूँ तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होनी चाहिए। ये तो 13 प्रॉब्लम्स थी। अब मैं समाधान की बात करूँगा, क्योंकि कहा जाता है इट इज़ वेरी इजी टू पॉइंट फिंगर्स, और समस्या बताना, समस्या तो अजीत जी सबको पता रहता है, आप सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं। ये आजकल चल रहा है, मतलब कि सब जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने पे लगे हुए हैं, ये बताओ कि सरकार चले कैसे, तुम्हारे पास क्या है कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो मैं समाधान भी देता हूँ। समाधान के भी 9 बिंदु हैं। अब बीच में यदि मैं बोलते समय एक आध बिंदु और ऊपर नीचे हो जाए तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप प्रॉब्लम्स को समझें और स्वीकारें कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो उसमें 13 जो मैंने प्रॉब्लम बताए, तो प्रॉब्लम का रियलाइजेशन होना ही समाधान होता है। मतलब आधा आपकी समस्या सुलझ जाएगी यदि आप स्वीकार लें कि हाँ, हो सकता है कि मुझे ये 13 समस्याएं दिखी, आपको 6 ही समझ में आए, आप उस पर कार्य कर लेंगे तो वो भी समाधान का एक हिस्सा है। अब दूसरा जो है वो ये है कि जब बड़े नेताओं की रैलियां समाप्त हो जाती हैं तो फिर आप यह देखिए, और ये मैं आपको इसलिए भी मैंने प्रॉब्लम में नहीं बताया क्योंकि ये हमने पहले कभी देखा नहीं था कि रैलियों के बाद जो वहाँ पे बोला गया है उसका दूसरे स्तर पे उसका कार्य ये हो रहा है कि वहाँ गारंटी कार्ड और बाकी चीज़ें जो है बांटी जा रही हैं। रैलियों के बाद वही रैली में टोपी और ये बैजेज और ये पट्टियाँ और यही सब बांटी जाती हैं। इस बार जो है रैलियों में बहुत कुछ हुआ है, तो उससे सीख लेते हुए आगे के लिए आप ये कीजिए कि जब बड़े नेताओं की रैलियां प्लान की जाती हैं उसमें आप अपने लोगों को भेजिए और पता कीजिए कि वहाँ पे ग्राउंड पे चल क्या रहा है। वो इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए और उसके बाद शीघ्रातिशीघ्र द्रुत गति से जितनी जल्दी हो सके आप कंटेंट प्लान कीजिए। वो वीडियो हो सकते हैं शॉर्ट, वो क्या कहते हैं वो इफेक्टिव काउंटर मेजर्स हो सकते हैं कि अगर किसी ने गारंटी कार्ड छाप करके बांट दिया है तो आप उन गारंटी कार्ड को लेकर के इलेक्शन कमीशन तक जा सकते हैं। मतलब ये मेरी समझ से बाहर है कि गारंटी कार्ड बांटे गए और इतनी अधिक मात्रा में बांटे गए और आपके बूथ लेवल वर्कर को पता तक नहीं है। असंभव है। इसका मतलब है या तो आपका तंत्र कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो फिर इससे एक सीख लीजिए कि आप जो ट्रेडिशनल कार्यकर्ता हैं कहीं के, उन पे आप ब्लाइंडली रिलाई नहीं कर सकते हैं। आपको आईटी सेल के अपने अलग अलग लोग वहाँ पे हर एरिया में एक डाल दो ना, जिसका काम यहीं पे घूमो फिरो इकट्ठा करो, और वो कोवर्ट होकर के, वो अदृश्य होकर के वो कार्य कर सकता है। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है बायो में मैं पन्ना प्रमुख हूँ,
मैं मोदी जी के साथ हूँ और पता चले कि छिछोरापन करते हुए जो है बनारस वाले उस कांड में पकड़ा गया, लड़कियों पे छेड़छाड़ करते हुए। ये नहीं होना चाहिए। आप स्ट्रिक्टली बोल दो ऐसे लोगों कि भाई तुम्हें दिखना नहीं है, तुम्हारा काम इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, और तुम ये करो, और वो आपको फीड कर सकता है, जिसके बाद आप एक बेटर कंटेंट स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। तीसरा जो बिंदु है वो यह है कि कम से कम 6 महीने पहले चुनाव के केस में आपको स्ट्रेटजी प्लान करनी होगी कि हमें कब क्या करना है, 6 महीने पहले। इससे क्या होगा कि जो विरोधी हैं वो यह सोचते रहेंगे कि अभी जो आने वाला है वो अभी सप्ताह भर में कोई इंसिडेंट हुआ, आज के आज हुआ, कल हुआ, उसको लेकर के कुछ भाजपा लाएगी। लेकिन आपके पास पहले से प्रिपेयर्ड है ग्राउंड। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैच के डेट्स अनाउंस हो गए हैं, वेन्यूज़ अनाउंस्ड हैं, लेकिन पिच किस तरह की होगी वो लास्ट दिन देखने को मिलता है कैप्टन्स को। वो काली मिट्टी वाली पिच है, लाल मिट्टी वाली पिच है, उस पर छोटी घास है, बड़ी घास है, किस तरह की पिच है। तो ये आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि खेल यदि भारत में हो रहा है और यदि आप स्पिन फ्रेंडली पिच नहीं बनाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप दूसरों को अपनी पिच पे खिलाइए ना, और आपके पास उसी पिच पर, चूंकि आपको पता है तो आप इफेक्टिवली कि आप चाइनामैन बॉलर रखना चाहते हैं, रिस्ट स्पिनर रखना है, आपको ऑफ ब्रेक वाला रखना है, कौन सा बॉलर रखना है, पेस वाला कितना खेलेगा कि चाहिए ही नहीं, हमें स्पिन क्वार्टरट लेके चलना है, ये तो आपको पहले से पता रहेगा। उस कैप्टन को तो उस सुबह में दिखेगा ना, हो सकता है उसको पता नहीं कि कितने दिन में ये पिच डिसइंटीग्रेट होगी। ऐसा मत कीजिए जो ऑस्ट्रेलिया वालों ने वो अहमदाबाद में जो पिच बदल करके हुआ था भारत के साथ वर्ल्ड कप के फाइनल में, वो मत कीजिए। उसमें फिर वही होगा जो भारत के साथ हुआ कि बाकी के 10 चुनाव जीत गए और जो में फाइनल वाला है उसमें जो है हार का सामना करना पड़ा। इफेक्टिवली आपके लिए तो 60 सीटों का नुकसान। आप सोच लें, आपको जीत की तरह सेलिब्रेट करना है, वेल एंड गुड, बट मुझे लगता है कि इट इज़ ए वेकअप कॉल फॉर यू, और आप उसी तरह से स्ट्रेटेजाइज कीजिए। कुछ चीज़ें इस इलेक्शन में बहुत अच्छी दिखी, ऐसा नहीं है कि सब खराब ही खराब आप लोगों ने किया। जो सैम पित्रोदा के वीडियो पे जिस तरह से रिस्पॉन्स था, और सैम पित्रोदा का आया उसके बाद पुराने वीडियोज़ आने लगे उसके, मणिशंकर अय्यर का फिर इफेक्टिवली यूज किया गया, उसके बाद राजीव गांधी ने कब क्या कहा था, नेहरू ने क्या किया था। ये डेड न्यूज़ डेज जो होते हैं, जिस दिन कुछ नहीं चल रहा है उस दिन उन चीज़ों को पुश किया गया। पलकी शर्मा जो है उनका एक वीडियो जो है वो चलता है, क्यों चला उसी दिन, क्यों चला, वो साल भर पहले का वीडियो था। यह स्ट्रेटजी आपकी बहुत अच्छी थी और इसका आपको लाभ भी मिला होगा। तो इसी स्ट्रेटजी को ऐड करिए दूसरे तरह से, और भी प्रिपरेशन आपकी जो है प्रबल होनी चाहिए। चौथा बिंदु जो है वो ये है कि आपका एजेंडा क्या है, वो कम से कम आपको स्पष्ट होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। राहुल गांधी और नेहरू को मॉक करना ये एजेंडा नहीं हो सकता, ये पेरिफेरल चीज़ें, ये परिधि पे रह सकता है, वो डेला मारने जैसा है, थोड़ा सा पिन मारने जैसा, ये आपका मूल एजेंडा नहीं हो सकता। ये बीच बीच में मॉक करने के लिए वो गार्निशिंग की तरह यूज कर सकते हैं, मेन डिश ये आपका है नहीं। तो उस तरह से यूज मत कीजिए, क्योंकि ये कार्य जो है ना, ये नेहरू ने ये किया था एडवीना के साथ फोटो, ये जो नॉन आईटी सेल वाले हैं वो आपसे अधिक इफेक्टिवली ये कार्य करते हैं। आप जब भी करोगे ऑर्गेनाइज तरीके से करोगे, उसकी रीत स्वतः कम होगी, क्योंकि एक ही साथ ये सारा चीज़ होने लगता है, और कहीं ना कहीं वो आईपी एड्रेस के माध्यम से जो भी एल्गोरिदम उसको पकड़ता है कि ये ऑर्गेनाइज तरह से ट्रोलिंग हो रही है, ये एक कैंपेन है, ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, वो उनको दिखता है। इस कारण से लीव इट टू नॉन आईटी सेल गाइज, दे प्लान इट बेटर, क्योंकि वो प्लान नहीं करते हैं, उनमें मौलिकता होती है, वो स्वयं ही लिखते हैं और स्वयं ही उसको पुश करते हैं। आपका एजेंडा आपका है, आपका एजेंडा जो कांग्रेस चाहती है वो नहीं हो सकता।
इस बात को आप एक्सपैंड करके स्वयं ही समझिए, तब आपको संभवतः इस बात में मतलब थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पांचवा बिंदु जो है वो यह है कि नए मतदाताओं को आप कैसे जोड़ सकते हैं। नए मतलब फर्स्ट टाइम वोटर ही नहीं, उसके लिए तो भाजपा बहुत सारा कार्य कर रही है और बहुत जगह मिस भी कर रही है। जैसे कि स्टूडेंट्स को अगर हम बोलें, आपने नीट एग्ज़ाम को लेकर के और परीक्षा माफिया को लेकर के, जिसमें 1.5 करोड़ स्टूडेंट जो प्रभावित हैं, 1.5 करोड़ स्टूडेंट यदि प्रभावित हैं, तो अगर उनके माता पिता और एक एक भाई बहन को इस तरह से जोड़ा जाए, उस परिवार के और भी 3 सदस्य होंगे, तो 6 करोड़ के लगभग लोग प्रभावित होते हैं इससे। एकदम बहुत ही मैं कहूँ कि कंजर्वेटिव अप्रोच लें, 6 करोड़ में 2 करोड़ ऐसे होंगे जो आपको या तो वोट नहीं देने जाएंगे, मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे, आपके विचारधारा के हैं फिर भी न्यूट्रल हो जाएंगे, या फिर आपके विरोध में जाकर के वोट दे आएंगे। 2 करोड़ वोटर आप सोच लीजिए, 60 करोड़ में 2 करोड़ का महत्व है। 1% वोटिंग परसेंटेज इधर उधर होने से भाजपा 60 सीटें जो है लूज कर जाती है। तो आप सोच लीजिए 1% से यदि आपने नए वोटर्स को, इन मतदाताओं के ऊपर फोकस किया होता तो किस तरह के परिणाम आ सकते थे। इसके साथ ही जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं उसको ऑफेंड करते हुए दिखिए मत। कई बार होता है कि वो ऑफेंड हो जाते हैं, तो आपको जो भी करना है वो तुरंत शीघ्रातिशीघ्र कीजिए, ईगो पे मत लीजिए कि नहीं देख लेंगे फलाना ढिमका, वो नहीं करना चाहिए आपको। ये इंडिविजुअल लेवल पे कोई कुछ करे तो वो समझ में आता है, लेकिन एक पार्टी या एक संस्था कभी भी अपने पारंपरिक मतदाताओं के विरोध में दिखनी नहीं चाहिए। हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन मैसेजिंग आपका क्या, संदेश आप क्या पहुंचाना चाह रहे हैं, और उस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। छठा जो है वो ये है कि आपका जो अप्रोच होना चाहिए, जो कंटेंट में, मुझे लगता है वो विकास की बातें 30% रखिए, हिंदुत्व की बातें 50% रखिए, चाहे वो प्योर रेटोरिक ही क्यों ना हो, हिंदुत्व और सिविलाइजेशनल इशू है, और 20% नेशनलिस्टिक, अल्ट्रा नेशनलिस्ट अप्रोच लेकर के चलिए। ये इसमें थोड़ा बहुत आप 5% इधर उधर, मतलब ये मैं जस्ट एक दे रहा हूँ कि आप 85% जो है डेवलपमेंट का लेकर के नहीं चल सकते हैं। इट डजंट अपीज एनीबडी। वो जो ऑलरेडी आप में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये अपीज करता है, बट बाकी समयों पे रियासी में हमला हो जाए, बाकी कहीं पे कुछ हो जाता है, श्रद्धालुओं के ऊपर हमला, हिंदू की लिंचिंग हो गई, कन्हैया लाल वाला आ जाता है, ये सब आ जाता है, तो इस पे आपको यह सोचना पड़ेगा कि आपके कितने मंत्रियों ने इस पे बोला और लिखा है। थोड़ा सा 2 लाइन का भी ट्वीट इस पे आ जाना या एक पोस्टर बना देना। आप लिखते ना, जो मृत व्यक्ति हैं उसके लिए आप जो श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी जन्म जयंती और ये सब मनाते हैं, तो फिर जो एक्चुअल में मरे हैं और आपके पार्टी की कार्यकर्ता को अपने सोशल मीडिया का स्टेटस बनाने के लिए मरे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो टॉप लीडरशिप से लेकर के नीचे तक हर जगह पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप केयर करते हैं लोगों के बारे में। और ये दोहरी तलवार होती है, दुधारी। एक तरफ आप जो है यह दिखा रहे हैं कि आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, और कार्यकर्ता नहीं, कन्हैया लाल भाजपा कार्यकर्ता नहीं था, आप एक सामान्य नागरिक के साथ खड़े हैं जो एक हिंसा का शिकार हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टी की एक नेत्री का इन्वॉल्वमेंट था जिनका स्टेटस लगाया गया। तो क्या आपको साथ नहीं हुआ? दूसरा जो इसमें यह है कि ऐसा करते से आप कन्हैया लाल के साथ जब खड़े दिखते हैं तो आप सर तन से जुदा कहने वाले उस पूरे गिरोह के विरोध में दिखते हैं, आप वोकल उसके विरोधी हो जाते हैं।
और आपके मतदाताओं के एक बहुत बड़े समूह को आपका यह चेहरा देखना होता है। लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं तो प्रश्न उठने लगते हैं कि भाई भाजपा की क्या व्यवस्था है कि वो ये जो सरतन से जुदा वाला गिरोह है इसके मतलब विरोध में नहीं दिखता है, ये चुप्पी क्यों साध लेते हैं। फिर कोई कह देगा कि रे ओवैसी इनका प्लान बी है। ये तो जो है अजीत डोभाल तो जाओ ना मौलाना साद से बात करता है तब जा कर के, और मौलाना साद अभी क्या है। इस तरह के कंट्रोवर्सीज को आप ही जन्म देते हैं जब आप वहाँ पे खड़े नहीं दिखते जहाँ आपको खड़े दिखना चाहिए। आप इस पे कोई मैसेजिंग आपकी कुछ नहीं, एकदम शून्य नगण्य, इस पे आप अपना बचाव नहीं कर सकते, तो ये आपको करना चाहिए। सातवां जो बिंदु है वो यह है कि आप थोड़ा सा कंटेंट जब आप लिखते हैं उसमें हल्का ट्रेडिशनल अप्रोच लेकर के आइए। खाना पूर्ति मत कीजिए कि ये इवेंट हो गया इसमें जो है लिख देना है, कुछ नहीं। एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस सिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जो हुआ उसके होने का प्रभाव क्या है। मान लीजिए एक पासवान व्यक्ति है और दरभंगा में संभवतः मुझे जहाँ तक याद है वहाँ पे उसके शव को लात मार करके एक समुदाय के लोगों ने बहा दिया, उस पर मूत्र भी त्यागा। तो आपको केवल ये नहीं लिखना चाहिए कि हम इसकी निंदा करते हैं, दोषी छोड़े, नहीं भाई, ये तो एक्सपेक्टेड है आपसे। आपको यह लिखना पड़ेगा कि वो जो समुदाय विशेष का व्यक्ति है उसके दिमाग में यह विष किसने घोला है। आप उसमें पूरे के पूरे अपोजिशन के थॉट प्रोसेस को टारगेट कर सकते हैं। अभी राम वाला था ना, बकरी के ऊपर राम लिखा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि बकरी के ऊपर राम उसने रैंडमली मजे मजे में लिख दिया? नहीं, वो पीले रंग का जो ब्रश पकड़ने तक वो पहुंचा है, उसको पहुंचाया गया है। उसके मानस में यह विष जो है, ये राहुल गांधी, ओवैसी, स्टालिन, तेजस्वी, ऐसे नेताओं ने यह विष उसके मस्तिष्क में घोला है, और वही विष उसकी धमनियों में, शिराओं में, उसके रक्त में पड़ा हुआ है। और उसका हाथ मूव करता है, वो ब्रश उठाता है और राम लिखता है बकरे पे, जो काटा जाएगा बकरीद पे। आपकी पूरी कमेंट्री इस तरह से होनी चाहिए। आप हर इवेंट में विपक्ष को घेरना सीखिए। आपको पेड़ देख करके बकरी तक पहुंचना ही होगा। आपको पत्थर देख करके उस पत्थर को किन हाथों ने पकड़ा है और उस व्यक्ति को कौन संचालित कर रहा है और उस मस्जिद को कौन संचालित कर रहा है, उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है और उसकी मानसिक फंडिंग कहाँ से हो रही है कि वो इस तरह की बातें करता है और कोई युवा जो है पत्थर लेकर के कश्मीर में खड़ा हो जाता है। आपको ये पूरा का पूरा एक कंटेंट स्ट्रेटजी में इवेंट क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या हो सकता है, और उस हो सकता है को आपको कंप्लीटली यह मानकर चलना पड़ेगा कि यही हुआ ही है। आप जिस तरह से लिखेंगे उसमें आपको दिखना चाहिए। इसके लिए आपको यदि सीखना ये कैसे किया जाता है, रवीश कुमार बहुत अच्छा उदाहरण है। रवीश कुमार मतलब यदि हिंदू की भी हत्या होती है ना, कन्हैया लाल की भी हत्या होगी, तो रवीश कुमार उस पर लिखेगा कि गौस और रियाज के हाथ में जो चाकू है वो पकड़ाने में विष किसने घोला है। तो ये नहीं बोलेगा कि वो मौलवी ने उसको सिखाया होगा और वहाँ से, नहीं, बोलेगा देश में हिंदू मुसलमान का वातावरण किसने बनाया, मोदी ने, और घेर करके वहाँ तक पहुँच जाता है। सीखिए इनसे, नहीं सीखिएगा तो फिर पीछे रह जाइएगा। आठवां बिंदु है वो यह है कि आपके काउंटर्स जो आते हैं किसी भी विषय को लेकर के, एक तो है आपने स्ट्रेटजी बना दी जो मैंने आपको बोला कि प्रतिक्रियावादी मत बोलिए, वो अलग है, वो उस समय के लिए है। जो वो कोई पुरानी चीज़ उठा करके ले आते हैं, वो मोदी अडानी इस तरह से, वो नहीं। अयोध्या वाला इशू आया, यदि आप टाइमली काउंटर उसका नहीं देंगे
समय रहते उसका उत्तर नहीं देंगे, तो जब आप साल्वेज करने लगते हैं ना स्थिति को, तब आप मतलब ये बहुत ही बुरा दिखता है। अयोध्या वाला इशू इसका प्राइम एग्जाम्पल है। हार गए आप। सत्य क्या है? सत्य यह है कि भाजपा का प्रत्याशी राम मंदिर के 22 जनवरी के इनॉग्रेशन होने के बाद अयोध्या लोकसभा क्षेत्र से हार जाता है। यह सत्य है। उसके बाद आप क्या करने लगे? आपका ये होना चाहिए था कि हम जो है समझेंगे कि समस्याएं क्या क्या है, क्यों हमें वोट नहीं मिला, क्या प्रत्याशी की तरफ से कुछ हुआ, या फिर हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता बिक गए थे सत्य में, या फिर इस बात को भी स्वीकारने में कोई समस्या नहीं है कि विरोधियों का कैंपेन हमसे अधिक आकर्षक था और वो समझाने में सफल रहे। उन्होंने अपने वोटर्स को गैदर किया और जहाँ पे 3 पॉइंट या 4 पॉइंट कॉन्टेस्ट हुआ करता था भी 1-on-1 हो गया। इस कारण से हमारे आपकी आईटी सेल क्या कर रही है? पहले जो है उन्होंने बताया स्टैट्स क्या कहता है। अयोध्या में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, 6 में तो हम जीत गए हैं, एक ही जो फैजाबाद है ना, वहाँ हमें धोखा मिल गया है। रोते रहो, रोते रहो इसी तरह से, इससे कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद आपने क्या कहा? अब आपने ये सब किया या जो भी है, हमारी तरफ के मूर्ख लोग जो हैं वो फैलाने लगे, आज से अयोध्या में कोई भी प्रसाद जो है उन दुकानदारों से नहीं खरीदेगा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, हम प्रसाद अपने घर से लेकर के जाएंगे। वाह भाई, ये किया आपने। थर्ड स्टेज इसका क्या आया? रात के 2 बजे रिक्शा वालों से पूछा जा रहा है कितने लोग आज बैठे हैं, और वो लग रहा है कोच किया गया वो आदमी। नहीं, अब तो पहले तो दिन के 800 कमाते थे, अब तो 200 पे भी ला ले हैं, कोई आ ही नहीं रहा है। नहीं आने के बहुत कारण हो सकते हैं, गर्मी हो सकती है। ये मुझे लगा उस वक्त, मुझे लग गया कि झूठ बोल रहा है, संभव ही नहीं है कि राम मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग नहीं आएंगे, असंभव है ये बात। फिर भी हमें लगा कि यार प्रचंड गर्मी है, इतना अभी काम चल रहा है, पैर तपेंगे, सड़क तपेंगे, हो सकता है कि फुटफॉल कम हुआ होगा। कल गंगा दशहरा था, भीड़ देख लीजिए आप किस तरह की भीड़ आई है, और अयोध्या के लोग हैं वो बता रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो आपने लेयर्ड वे में जो अप्रोच दिखाया अयोध्या पे, एकदम टाइट फिस हो गया। आपने टाइमली काउंटर जब आपको करना चाहिए था, लोकसभा चुनाव के दौरान करना चाहिए था, उस समय आपने नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही नहीं था। आप इतने अधिक आश्वस्त थे कि यार अयोध्या से कैसे हार जाएगी भाजपा, यार अयोध्या से हार जाएगी, यूपी हार जाएगी भाजपा राम मंदिर बनाने के बाद, लोकसभा हार जाएगी भाजपा राम मंदिर बनाने के बाद। आप लोकसभा क्षेत्र भी हारे, आप यूपी भी हारे, और टेक्निकली चूंकि आपको बहुमत नहीं आया है तो आप लोकसभा चुनाव भी हारे हैं। इस कारण से किसी भी चीज को चुनावी समर में इतना मतलब लाइटली नहीं लेना चाहिए। टाइमली काउंटर्स जो है आपको देने चाहिए हर चीज का। और नवा जो है बिंदु समाधान का वो है, औसत कंटेंट को सलामी ठोकना बंद कीजिए, पैसा देकर के एपिक लिखवाना बंद कीजिए, बेकार के मतलब निकृष्ट टाइप के कंटेंट को। चूँकि आपने उस कंटेंट को बनवाने में पैसा, आप सोचिए कि कितनी विचित्र बात है, पहले आपने किसी को पे किया उस तरह का कंटेंट बनाने के लिए, कंटेंट की अपनी क्षमता होती तो स्वतः हर जगह पे वो दिखने लगता, वायरल हो जाता। नहीं हुआ, फिर आपको क्या करना पड़ा? आपको इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लेना पड़ा, और उसमें भी आपने मतलब ये भी नहीं बोला कि यार अपने तरफ से कुछ लिख दो, नहीं, उनको कुछ पैसे दे दे, उन्होंने लिखा एपिक, हो गया, सारे लोग एपिक ही लिख रहे हैं, क्या गजब कर दिया, ये तो चूल्हे ही ला दे। मतलब समानार्थक शब्दों के प्रयोग से हर जगह पे वही दिख रहा है। वो दिखने लगता है कि
किसी घर में आज पनीर बनने वाला है जो बोला जाता है, तो वो मत कीजिए। मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट मत कीजिए, ना कंटेंट के स्तर पे ना एम्प्लॉय के स्तर पे। पूरे देश में आपके लिए काम करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। उनको यदि आप ढंग की सैलरी देंगे तो वो आपके लिए काम करेंगे। ऐसे लोगों को खोजिए। अभी आपके पास लंबा समय है। अभी अगला बड़ा चुनाव आते आते जो झारखंड में होगा, आपके पास 6 महीना है ना, आप झारखंड से कुछ लोगों को लीजिए, देखिए। और जो व्यक्ति जहाँ से आया है वो जब कंटेंट लिखेगा तो उसमें एक कन्विक्शन होता है। वो जब लिखेगा या बोलेगा तो उसमें आपको कुछ कुछ शब्द ऐसे होंगे ही होंगे जो उस ऑडियंस को सीधा हिट करेगा। मीडियोक्रिटी को इसीलिए सेलिब्रेट मत कीजिए। मीडियोक्रिटी सेलिब्रेट होने की चीज़ नहीं है। इस पर बिल्कुल आप फुल स्टॉप लगाइए। ये तो समस्या और समाधान के बिंदु थे भाजपा की केंद्रीय आईटी सेल के लिए। अब मेरे पास प्रधानमंत्री के आईटी सेल के लिए 5 सुझाव के बिंदु हैं। हालांकि उनकी आईटी सेल ने बहुत ही इफेक्टिवली काम किया है, लेकिन फिर यही होता है ना कि एक व्यक्ति ही लगातार मतलब कितना खींच सकता है, उसकी भी एबिलिटी होती है। मतलब इंजन एकदम फिट एंड फाइन बना लो, उसके ऊपर चेसी जो है और फिर जो बॉडी जो है वो आपने सीट की स्क्रू जो है टाइट नहीं किया तो आवाज़ करता हुआ जाएगा। पहिए हो सकता है रास्ते में निकल जाएंगे। तो खाली इंजन बढ़िया बनाने से क्या फ़ायदा है। तो इंजन मोदी जी हैं, लेकिन थोड़ा सा फार्मूला 1 की कार आपने देखी है, एक एक चीज़ किस तरह से कि 0.02 सेकेंड बच जाएगा यदि हम ये स्टिकर यहाँ पे लगाएंगे। उसका एरोडायनामिक्स देखिए, उसके स्पॉयलर्स देखिए, वो आगे के विंग्स जो बने होते हैं, उस सारा कुछ आप देखिए। वो एक एक मतलब दशमलव के 3 बिंदु तक जाकर के किस तरह से समय हम बचा सकते हैं, वो उस तरह। इसीलिए फार्मूला 1 की कारों को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पिनेकल बोला जाता है। तो यदि वो केवल इंजन पे रिलाय करेगा ना, तो फिर वो ड्रैग और हवा का और डाउन फोर्स, उसका बहुत सारी चीज़ें उसके डिज़ाइन के कारण जो है वो बेकार हो जाती हैं। इंजन तो आप देखेंगे मर्सिडीज ही बहुत कंपनियों को इंजन प्रोवाइड करती है। रेडबुल तो पेय पदार्थ बनाती है, तो वो किसका इंजन लेके चला रही है, किसी का इंजन है ना। लेकिन बाकी की इंजीनियरिंग उसके इन एंड अराउंड ऐसी होती है कि वो जो है लगातार, आप वेटेल के टाइम में देखिए 4 साल वो लगातार चैंपियन रहा। वर्स्टैपेन आया है, लगातार देखिए कि वो क्या कार चला रहा है। तो मोदी जी यदि आपका इंजन है तो बाकी के डिज़ाइन जो है ना वो आपको समग्रता में करने होंगे। उसमें फार्मूला 1 का पहिया भी बदलने के लिए आपने देखा है कभी कितने लोग लगते हैं। एक आदमी सेंट्रल मतलब 4 पहिए हैं, उसके लिए 4 या 12 या संभवतः 16 लोग लगते हैं। कभी देखेगा पिट स्टॉप 2.5 सेकेंड 2.8 सेकेंड में चारों व्हील खोल करके नया व्हील लगा दिया जाता है, टायर लगा दिया जाता है। तो नरेंद्र मोदी मतलब फिर तो वर्स्टैपेन उसमें बैठा हुआ है कि मैं तो चला ले जाऊंगा, तो कोई चक्का ही चेंज करने वाला नहीं है, तो फिर कितने सेकंड्स लॉस करेंगे। तो वैसी स्थिति मोदी जी की मत बनाइए। अब मैं 5 बिंदु बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला मतलब ये मत सोचे कि इन्हीं प्राथमिकताओं के ये अनुक्रम जो है आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मुझे जब जैसे आया दिमाग मैंने लिखा। पहला बिंदु ये है कि अपने लोगों को रिवार्ड कीजिए। वैसे लोगों को सम्मानित मत कीजिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और आप ही की स्टेट की यूनिट्स ने जिन्हें रिडिक्यूल किया है। कर्ली टेल्स वाले को आपने अवार्ड दिया, उसका एक्सेस दीजिए, देखिए कहाँ कहाँ उसका एक्सेस आप ही के लोग दे रहे हैं ना। ओडिशा बीजेपी जिसने भी सरकार बनवा दी आपके ओडिशा में, उसी ने सबसे पहले इसको टारगेट किया था। पांडियन को टारगेट करने के लिए किया था और कर्ली टेल्स को कि एक बीफ ईटर को या बीफ प्रमोटर को आपने कैसे घुसने दे दिया, लेकिन आपने उसको वहाँ पे अवार्ड दिया। और भी कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जहाँ पे
आपने, पता नहीं आपके जो भी लोग हैं जो यह तय करते हैं कि किसको कहाँ पे जाना चाहिए, आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या अन्य मिनिस्टर जो है उन लोगों के पॉडकास्ट पे जाते हैं। और ये एक्सक्लूसिविटी भी आपने क्या की ना कि अपने लोगों को आपने अप्रोच नहीं किया कभी भी, जो आपके लिए लगातार पिछले 10 वर्षों से संभवतः कार्य कर रहे हैं। ये भी आपने, किसी ने बोला कि यार इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं, इसके यहाँ पे दे दें। मुझे लगता है कि उस अप्रोच के कारण क्या होता है कि मोह भंग होता है दूसरे लोगों का। तो ये करना बंद कीजिए, और जो आपके कभी नहीं हो सकते उस पर रिलाय मत कीजिए, उनको रिवॉर्ड मत कीजिए। दूसरा बिंदु जो है वो यह है कि प्राइम मिनिस्टर की विजिबिलिटी 50% मुझे लगता है कि कम होनी चाहिए आपके प्लेटफॉर्म्स पे, जितने भी प्लेटफॉर्म, 50% कम कीजिए उसको। ऐसा तो है नहीं कि अमृत मंथन में नरेंद्र मोदी जी भी एक गिलास पी लिए थे, नहीं है ना भाई। मोदी जी ह्यूमन है जो सुपर ह्यूमन कार्य कर रहे हैं। मैंने एक रील भी बनाया था, उसमें भी यही बोला था कि जब आप नरेंद्र मोदी को अवतार पुरुष या डिवाइन इस तरह का बोलने लगते हैं तो आप उनकी उपलब्धियों को डिमीन करते हैं। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति है, इस बात को समझिए। एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य कर रहा है। तो उनकी उपलब्धियों को छोटा मत कीजिए, उनको डिवाइन बता करके। ये आपके ऊपर बैकफायर करेगा, क्योंकि धर्म जो है ना वो हर व्यक्ति धर्म को राजनीति से जोड़ करके नहीं दिखता है। बहुत सारे लोग इस बात से ऑफेंडेड होते हैं कि यार मोदी को तुम बोल दोगे अवतार है, ये क्या बात हुई यार। वो करना बंद कीजिए। और जो मैंने पहले भी बात की, डिजिटल फटीग जो होता है ना, एक ही आदमी का देखते देखते हर चीज़ पे नरेंद्र मोदी, हर चीज़ पे नरेंद्र मोदी, उसको थोड़ा सा कम कीजिए। आप दूसरे नेताओं को भी प्रमोट कीजिए और उसमें छोटा कीजिए, नरेंद्र मोदी की फोटो को छोटा कीजिए। नरेंद्र मोदी के छवि को अब कोई नुकसान नहीं होने वाला। 10 साल आपने किया ना इमेज बिल्डिंग, डेवलपमेंटल जितने कार्य हुए हैं सब उनके ही नेतृत्व में हुए हैं, तो उनको उसका जाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की इमेज जो है ना वो स्थापित हो चुकी है, अब उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता है। तो अब आप थोड़ा सा रिट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अब उठने लगे हैं कि आफ्टर नरेंद्र मोदी क्या एक ही व्यक्ति पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा है। तो आपकी पार्टी में ही इस तरह की भावनाएं ना आने लगे कि यार ये आदमी डिक्टेटोरियल है, ये किसी दूसरे को पनपने ही नहीं देगा। इस तरह के विचार यदि आने लगेंगे तो आपके पार्टी में गुटबाजी आरंभ हो जाएगी। और दूसरी बात यह भी, थोड़ा ह्यूमन नेचर को भी समझिए कि जो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th इन नंबरों पे नेता है, जो वो भी बचपन से राजनीति कर रहे हैं, वो तो ऐसा नहीं है कि उनके भी मन में आएगा नहीं कि यार हमारा क्या है, हमारा कोई रिकॉग्निशन नहीं है। हम भी राफेल का डील किए, मैंने भी नक्सलियों का समापन किया, 25 तरह के कार्य मैंने भी किए। तो ये ऐसा क्या है कि हर जगह पे, तो उससे गुटबाजी जो है आरंभ होने लगती है। फिर कहा जाने लगता है ना कि नरेंद्र मोदी जिस दिन माइनॉरिटी में आएंगे, इनके अपने पार्टी के सांसद को लेकर के कुछ लोग विद्रोह कर देंगे। मैं जानता हूं यह सत्य नहीं है, लेकिन यदि आप एक व्यक्ति को अत्यधिक पुश करते रहेंगे तो इस तरह के लोग जो बाहर से कहते हैं यार गडकरी जी को पीएम बना दो, उनकी स्वीकार्यता सब, भाई वो किसी के नहीं है ऐसे लोग। वो केवल और केवल पार्टी में दो फाड़ करना चाहते हैं, वो आपके डिसइंटीग्रेशन के लिए लगे हैं। और उसका कारण यदि टू मच ऑफ नरेंद्र मोदी है तो आई थिंक यू कैन कट इट डाउन, थोड़ा सा नीचे लाइए। और उसके अलग अलग इनोवेटिव मेथड्स हैं। नरेंद्र मोदी की छवि को प्रयोग में लाए बिना भी नरेंद्र मोदी की छवि को इन्हांस किया जा सकता है।
और चूँकि मोदी जी की अपनी आईटी टीम मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी है, उनकी कंटेंट स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, तो वो संभवतः इस बात को समझेंगे। क्या होता है ना कि फिर जोक्स बनने लगते हैं और चुटकुला हास्य के लिए होता है, और वो कब मौकरी में तब्दील हो जाता है वो आपको पता भी नहीं चलेगा। शेर जब 2 कदम पीछे लेता है, तो ये सब एक टाइम में ठीक लगता था, फिर बनने लगा कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो गड्ढे में गिर जाता है, क्या पीछे में गड्ढा था। तो इस लेवल तक जोक्स को, जो एक स्वस्थ हास्य का विषय है, उसको मौकरी तक मत ले जाने दीजिए, इससे छवि में नुकसान होता है। तीसरा जो है वो है कि आपको अपने एलाइज या समर्थक जो भी हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसको अच्छे से आप समझिए कि वो कौन लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं। एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को बिलीव मत कीजिए। अब 10 वर्ष हो गए, क्या होता है स्टार्ट में 5 साल तक आप टीम इकट्ठा करते हैं और फिर आपका विश्वास बनता है। अगले 5 साल में क्या होता है ना, आप जब देखते हैं यार 282 303 चला गया, तो फिर आप थोड़ा सा लूजन अप होते हैं, टीम का साइज बढ़ेगा और उसमें एवरेज इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। जो संभव है कि वैचारिक रूप से आपके साथ ना हो, वो वैचारिक रूप से आपके साथ दिखेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड चेक कीजिए कि क्या ये लोग वास्तव में आपके साथ के लोग हैं, या ये केवल सैलरी पाने के लिए आपके साथ हो गए हैं वामपंथी। इस तरह का है ना, आपके सिस्टम में कई आईएएस ऑफिसर्स ये सब है, तो ऑब्वियसली आईटी सेल आईएएस ऑफिसर्स को तो हटवा नहीं सकती, लेकिन आईटी सेल के लोग, पीएम की आईटी सेल के लोग भाजपा के आईटी सेल में तो थोड़ा प्रभाव डाल सकते हैं कि भाई ये क्या भर रखे हो, इस तरह के लोगों को हटाओ। तो अपना फीडबैक सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कीजिए, पता कीजिए यूजुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप कि कहाँ से ले रहे हैं, केवल उन्हीं पर रिलाय मत कीजिए। नॉर्मल भी यदि किसी को कोई रोग होता है, सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन सीख किया जाता है, तो फॉलो दैट प्रोसेस एज वेल। चौथा जो है वो ये है कि इग्नोरेंस इज नॉट ऑलवेज ब्लिस। किसी भी विषय वस्तु की उपेक्षा कर देना सदैव ही एक उचित मार्ग नहीं माना जाता। हिंदुत्व के विषयों के लिए मुझे लगता है कि यदि आप इग्नोर कर रहे हैं उन बातों को, इसका मतलब है कि आप स्पष्ट रूप से पीड़ित के विरोध में दिखते हैं, और जो परपिट्रेटर है, जो अपराधी है, उसके साथ आप खड़े दिखते हैं। आप कन्हैया लाल पे, उमेश कोल्हे पे, अंकित सक्सेना पे, पूरी की पूरी लिस्ट है, इन पे आप चुप नहीं दिख सकते। यू कैनॉट अफोर्ड टू बी साइलेंट और लुक साइलेंट। सीधा जाता है कि यार, और उसमें भी तब जब उसके पैरेलली आप शबाना आजमी के पैर में ठोकर लगने पे आप चिंतित दिखते हैं। लोग यही हमेशा उसी एक विषय को लेकर के पकड़ के आपके ऊपर लांछन लगाएंगे। यार शबाना, मैंने स्वयं किया है। रियासी पे प्रधानमंत्री ने मीटिंग की, बोला फुल स्पेक्ट्रम ऑफ नॉन टेरर, एंटी टेरर ये जो है हमारा है सारा एक्टिवेट कर दो, अननोन मैन फलान। बहुत बढ़िया बात है। ये बात मुझे मीडिया की तरफ से क्यों मिल रही है? ये बात मुझे प्राइम मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल से दिखता कि ये प्रधानमंत्री की जानकारी में है और एवरीथिंग इज बीइंग डन। आप कतर में आग लगी, उस पर 2 बार मीटिंग हो गई, वो लिख रहे आप। या तो सारा ही कार्य आप नहीं करते हुए दिखिए, या तो आप शबाना आजमी को भी मत बोलिए कुछ, या फिर आपको कन्हैया लाल, उमेश कोल्हे, अंकित सक्सेना सब पे बोलना पड़ेगा। जब आप ध्यान करने जाते हैं कन्याकुमारी में, तब भी आपका दल ट्विटर चलाता रहता है ना। साइक्लोन आया था तो लगे हुए थे ना, रेमल तूफान जो था। तो भाई ऐसा हम थोड़े बोल रहे हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी जेब में जो है लेके घूमते हैं फ़ोन और बोलते हैं यार आज टाइम नहीं मिल रहा है, कैसे मेरा मन तो था रियासी पे। नहीं भाई, आपकी टीम है, टीम को बोलिए कि ऐसे समयों पे हमें दिखना है, हमारी मैसेजिंग इस तरह की होनी चाहिए। और मैं पीएमओ के हैंडल से नहीं बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी का तो हैंडल है,
उससे भी नहीं तो कम से कम NarendraModi_IN वाला हैंडल है, उससे कर सकते हैं आप। कहीं पे भी आप एज एन इंडिविजुअल हिंदुत्व के विषयों पे चुप रहना जो वो मुझे लगता है कि बंद होना चाहिए, उस पे आपको वोकल होना ही पड़ेगा। पांचवा और अंतिम सुझाव जो PM की IT सेल के लिए वो ये है कि असफलताओं की स्वीकार्यता आपको मानवीय बनाती है। इससे आप यह संदेश देते हैं कि कोई भी इनफेलिबल नहीं है, मतलब अनंत काल तक के लिए वो विजेता बन के ही नहीं रहेगा, या घमंडी नहीं है, अकड़ू नहीं है, एरोगेंस नहीं है। रियासी असफलता है। हम मानते हैं कि एक इंडिविजुअल जो इस तरह के टेरर क्राइम्स करता है उसको हर इंडिविजुअल को रोक पाना असंभव होता है, कहीं पे भी इफेक्टिवली नहीं कर पाया गया। अमेरिका में हर सप्ताह जो स्कूल में शूटिंग्स होती हैं, टेरर एक्टिविटीज़ हर रोज़ होती हैं वहाँ पे, वो भी सक्षम इसमें नहीं। यूरोप में भी यही सब स्टैबिंग की घटनाएं, ट्रक चढ़ा दिया, कार चढ़ा दिया, लोन वुल्फ अटैक, ये सब होते रहते हैं। तो रियासी में जो हुआ वो केवल टेरर अटैक नहीं था, उसमें प्राइम मिनिस्टर के हैंडल से ये आना चाहिए, बच्चों की फ़ोटो शेयर होनी चाहिए थी कि ये जो श्रद्धालु मारे गए, जिसमें इतने छोटे बच्चे हैं, नाम लिख करके आतंकवादी उसके रक्त के एक एक बूंद का उसका उनको भरना पड़ेगा, उसका हम बदला लेंगे। आप यदि इस तरह की मैसेजिंग नहीं करेंगे ना, और इस चक्कर में कि नहीं यार नरेंद्र मोदी जी की छवि रही, एक्सटर्नल और इंटरनल आतंकवाद हमने जो है सारा उस पर कंट्रोल किया हुआ, नहीं कर सकते कंट्रोल, 100% नहीं हो सकता है कंट्रोल। आप इस बात को स्वीकारिए। आप सबको दिख रहा है कि देह पर घाव है, माथे पर घाव लेकर के आप घूम रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं ट्वीट नहीं करूंगा कि मेरे माथे पे घाव है। काहे इससे पता चल जाएगा कि लोग कहेंगे अरे उसके माथे पे तो घाव है, वो दिख तो रहा है। तो बोले मेरे माथे पे घाव है और मैं इसके लिए समाधान खोज रहा हूं। कभी कभी स्वीकार कर लेना, और हर जगह के लोग स्वीकार करते, कोई छोटा नेता नहीं हो जाता इससे। बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं बोला इस पे, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स नहीं बोलते हैं इस पे, बोलते हैं ना भाई, उनके यहाँ एक भी व्यक्ति की यदि हत्या हो जाती है, एक भी व्यक्ति की, उस पे बोला जाता है। और टेरर एक्ट्स आप देख लीजिए कि वंस इन अ वाइल इस टाइप के हैं, तो आप क्यों नहीं इस पे कह सकते हैं कि नहीं भाई हम जो है एकदम हम उसका समूल नाश करने के लिए हम चिंतित हैं, हम उस पर लगातार कार्य करेंगे, और ऐसा नहीं है कि हमने ये हमारे रडार पे है ही नहीं, वो आपके रडार पे दिखना चाहिए। ये यदि आप नहीं दिखाएंगे तब लोगों को लगने लगेगा कि यार इसको चिंता ही नहीं, ये केवल हिंदुओं का वोट लेने के लिए बना है प्राइम मिनिस्टर। और ये भावना जब घर कर जाती है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बुरा समय होता है। यहाँ से आप डाउन हिल ही जा सकते हैं, रिकवरी जो है वो लगभग असंभव हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ बिंदु थे जो मुझे लगे कि इस पूरे 5 वर्षों में और ये जो चुनावी कैंपेन हो रहा था उसमें, चाहे भाजपा की IT सेल हो, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या क्या समाधान हो सकते हैं, और फिर नरेंद्र मोदी की टीम वो क्या क्या और भी चीज़ें कर सकती है ताकि ये आगे के 5 साल उनकी छवि में और क्षति ना हो, वो और इन्हांस हो। यदि आप इससे सहमत हैं तो कमेंट में लिख करके बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल अवश्य ही दबाइए। और यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इस QR कोड के माध्यम से या फिर इन नंबरों के माध्यम से, UPI के माध्यम से, पेपाल है, पेट्रियन है विदेशी दर्शकों के लिए, उनके माध्यम से कर सकते हैं। और कमेंट में भी हम पिन कमेंट में भी डाल रहे हैं। और इसके साथ ही यदि आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन जो है वो विकल्प खुला हुआ है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।